वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम नवंबर महीने के आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर के बारे में है। हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्टैच्यू ऑफ पीस को अनवील किया, उसका अनावरण किया, क्योंकि 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही थी जो एक जैन आचार्य हैं, जैन सेंट हैं, श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज उनकी। तो उनकी 151st बर्थ एनिवर्सरी पर इस स्टैच्यू ऑफ पीस को अनवील किया गया। अब आइए बात आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के बारे में कर लेते हैं। ये एक सेंट रहे थे जो कि 1870 से 1954 के बीच में रहे। ये इनका जीवन क्रम रहा। इनका जो जीवन था वो बहुत ही सीधा साधा था। इन्होंने निस्वार्थ भाव से लॉर्ड महावीरा का जो मैसेज था वो लोगों तक कन्वे करने का काम किया, प्रयास किया। उन्होंने लगातार लोगों के वेलफेयर के लिए, एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए और सोशल एविल्स को, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उन्हें इरेडिकेट करने के लिए लगातार काम किया। इन्होंने कई सारे इंस्पायरिंग लिटरेचर्स भी लिखे हैं, जैसे कि पोएट्री, ऐसे, डिवोशनल हाइम्स जो ईश्वर की प्रार्थना में गीत गाए जाते हैं, स्तुति वंदन किया जाता है, इन सभी को इनके द्वारा लिखा गया है। उन्होंने काफ़ी एक्टिव सपोर्ट दिया जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट चला था उसके दौरान भी। जब 1906 में स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट लॉन्च किया गया था तो बात चली थी कि जो भी फॉरेन क्लोथ्स या फॉरेन आइटम्स हैं हम उनको बाइकॉट करेंगे और फॉरेन स्कूल्स में बच्चे पढ़ने भी नहीं जाएंगे। इन दैट केस कई सारे नेशनल स्कूल्स ओपन किए गए थे जहां पर वो बच्चे जो फॉरेन स्कूल्स में नहीं पढ़ रहे थे वो आके यहाँ नेशनल स्कूल्स में पढ़ सकते थे। उस दौरान आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी ने भी कंट्रीब्यूट किया था और उनकी इंस्पिरेशन से लगभग 50 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें कॉलेजेस, स्कूल्स, स्टडी सेंटर्स और कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए गए थे जो कई सारे स्टेट्स में फैले हुए थे। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी नोटेड है। आर्टिकल है वो अवाधनम के बारे में है। अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू जी ने ये ऑब्जर्व किया कि जो अवाधनम है वो एक बहुत ही बढ़िया लिटरेरी परफॉर्मेंस का एक मैकेनिज्म है या परफॉर्मेंस है जो तेलुगु लैंग्वेज के ग्लोरियस ट्रेडिशन को कंट्रीब्यूट करता है। अवाधनम है क्या? अवाधनम एक लिटरेरी परफॉर्मेंस है जो काफ़ी प्राचीन समय से सेलिब्रेट किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है इंडिया में। अवाधनम का जो ओरिजिन है वो संस्कृत लिटरेरी प्रोसेस से स्टार्ट होता है, जहाँ पर पहले पोएट्स आया करते थे। तेलुगु और कन्नड़ मेजरली जो लैंग्वेज है वो मॉडर्न टाइम में से जुड़ी हुए हैं। इसमें पहले पोएट्स आते थे, पोएट्रीज वगैरह यहाँ पे क्रिएट की जाती हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस आ चुका है। पहले केवल पोएम्स वगैरह होती थी, उसके बाद धीमे धीमे डेवलपमेंट होता गया। अभी पोएम्स वेरियस थीम्स में, फॉर्म में या वर्ड्स पर होते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी नॉलेज और नॉलेज की डेप्थ की वर्सेटिलिटी को देखा जाता है। आप कितने ज़्यादा नॉलेज हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना ज़्यादा है, ये अवाधनम में चेक करते हैं। इसके लिए ये परफॉर्मेंस होते हैं। अवाधनम इवेंट में शोकेसेस होते हैं, एंटरटेनमेंट, सुपीरियर मास्टरी, जो आपकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है। कॉग्निटिव कैपेबिलिटी का मतलब होता है आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, आप उस पर कितनी अच्छी होल्ड रखते हैं। उसमें ऑब्जर्वेशन, मेमोरी, मल्टीटास्किंग, मल्टीपल मोड्स ऑफ इंटेलिजेंस को जज करते हैं। लिटरेरी, पोएट्री, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, पजल सॉल्विंग, सब इसमें इन्वॉल्व होता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपसे कहेंगे क्या कि आप एक पोएट्री बनाइए इस थीम पर, मतलब आप नेचर पे, या यूँ कह लीजिए कि ये एक बगीचा है, इस बगीचे के ऊपर आप एक पोएट्री लिखिए। एट द सेम टाइम साइड में एक बेल बज रही है। ये बेल, इस पोएट्री को आपको 2 मिनट में बनाना है। 2 मिनट में कितनी बार ये बेल बजी आपको ये भी काउंट करके बताना है। मल्टीटास्किंग, या आप ये काम करेंगे प्लस आप इस पजल को भी सॉल्व करेंगे पैरेलली। देखते हैं आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना है। इस चीज को इसमें इवेल्युएट करने का प्रयास किया जाता है। इसमें कई बार क्वेश्चनियर होता है, तो जो क्वेश्चनियर होते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हें प्रच्छक कहा जाता है। ये प्रच्छक कई बार 8, कई बार 100, कई बार 1000 होते हैं। 8 होते हैं तो उन्हें अष्टवदनम कहा जाता है, 100 होते हैं तो शतवदनम कहा जाता है, और 1000 होते हैं तो सहस्रवदनम कहा जाता है। तो आप समझ गए अवधनम में एक्चुअली में होता क्या है। मल्टीटास्किंग एंड कंसंट्रेशन पर फोकस किया जाता है इस परफॉर्मेंस में। बिरसा मुंडा के बारे में एक आर्टिकल आया है, न्यूज़ में है। बिरसा मुंडा कौन है? एक ट्राइबल लीडर है झारखंड के स्पेसिफिकली, और प्राइम मिनिस्टर ने इनको 15 नवंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ट्रिब्यूट्स पे किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये एक फोक हीरो थे ऑब्वियसली झारखंड के, और जो ट्राइबल फ्रीडम मूवमेंट थी उसमें बड़ा रोल था इनका। और
इन्होंने मुख्यतः रूप से जो एक मिलेनियरियन मूवमेंट थी बिहार झारखंड की बेल्ट में, उसको स्पेयरहेड किया था। अब मिलेनियरियन मूवमेंट क्या है? देखिए, जो ट्राइबल्स लोग हुआ करते थे उन्हें क्रिश्चियन मिशनरीज इनिशियली टाइम में कन्वर्ट कर लिया करती थी क्रिश्चियनिटी में। कब की बात हो रही है? 19th सेंचुरी की बात हो रही है, लेट 19th सेंचुरी, 1875-80 इस टाइम के आसपास की बात हो रही है। तो इनको कन्वर्ट कर लिया जाता था। और उसके बाद कन्वर्ट कैसे होंगे भाई? या तो स्कूलों में एडमिशन दे रहे हैं, या कोई ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं, या डरा के, या किसी और तरीके से कन्वर्ट कर लिया जाता था। तो क्रिश्चियनिटी के साथ हमेशा जो मूवमेंट होती है, जब नया चेंज आता है तो उसको हम मिलेनियरियन मूवमेंट कहते हैं। लेकिन बिरसा मुंडा के केस में इन्होंने इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी, और ऑब्वियसली जो फ्रीडम मूवमेंट है उसमें भी इनका रोल था। ट्राइबल्स की फ्रीडम के लिए उन्होंने बहुत आवाज उठाई थी, और इन्होंने एक नया रिलीजन भी एक तरह से स्टार्ट किया था। इनको धरती आभा भी कहते थे, यानी अर्थ फादर, यानी पृथ्वी के पिता हैं ये। इन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया था एज अ गॉड। इन्होंने एक नया सेटअप चलाया था ट्राइबल्स के बीच में, जहां की इनको दैवीय माना जाता था कि भाई ये बहुत ही शक्ति रखते हैं। इन्होंने कोशिश की थी कि उस नए रिलीजन के हिसाब से, नए सिस्टम के हिसाब से ट्राइबल सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज किया जाए। क्या किया जाए कि रीऑर्गेनाइज आप कैसे करोगे? जो ट्राइबल सोसाइटी की डिसबिलीव्स थी उनको बंद किया जाए। क्या डिसबिलीव्स थी? जैसे विचक्राफ्ट हो गया, शराब हो गया, इन सब से दूर करने की कोशिश उन्होंने की थी, और कोशिश की थी कि लोग प्रेयर्स करें, भगवान में विश्वास रखें, और एक कोड ऑफ कंडक्ट रखें। और इनको जो लोग फॉलो करते थे उन्हें बिरसायत भी कहते थे। जो बिरसा के फॉलोअर्स थे उन्हें बिरसायत भी कहते थे। और इन्होंने एक नई मूवमेंट भी शुरू की थी जिसको उलुगुलान कहते थे। ये यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन में भी आया था, उलुगुलान शायद, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है ग्रेट टमल्ट। और इनकी जो मूवमेंट थी अंग्रेजों के खिलाफ, जो एक्सप्लॉयटेशन आउटसाइडर्स कर रहे थे कि ट्राइबल्स का, और ब्रिटिश गवर्नमेंट स्पेसिफिकली जो टेनेसी एक्ट उन्होंने पास कराया था, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 में, उसके खिलाफ इन्होंने एक पूरा मोर्चा खोल लिया था। और काफ़ी दिनों तक इनकी लड़ाइयाँ चली थी अंग्रेज़ों के साथ। और ट्राइबल पीपल को जो रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि वो लैंड नॉन ट्राइबल पीपल को दें मजबूरी में, और उनको उन्हीं की ज़मीन पे लेबर बना दिया गया था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो आपको याद होना चाहिए कि बिरसा मुंडा की मूवमेंट का नाम क्या था। एक इस बार क्वेश्चन आया ही है पहले, उलगुलन, और जो इनके फॉलोअर्स थे उन्हें बिरसाइट कहते थे। और इन्होंने किस पीरियड में मूवमेंट को लीड किया था और किन किन चीज़ों के खिलाफ मूव किया था। अगला आर्टिकल गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर है। अभी हाल ही में जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक स्पेशल मैसेज डिलीवर किया, जो गुरु तेग बहादुर जी का मार्टायरडम डे था, शहीद दिवस था, उस पर। गुरु तेग बहादुर जी जो कि 9वें गुरु रहे हैं सिख रिलीजन में, 10 गुरुओं में से। इनका जो ओरिजिनल नेम था वो त्यागमल था। ये बाद में तेग बहादुर नाम से जाने गए, जिसका मतलब होता है एक ताकतवर तलवार। ये नाम इन्हें गुरु हरगोबिंद जी ने दिया था, जो कि 10 गुरुओं में 6ठे गुरु थे, क्योंकि उन्होंने मुगलों से लड़ने वाली बैटल में बहुत ज़्यादा साहस दिखाया था। इनके द्वारा देखिए एक सिटी ऑफ आनंदपुर साहिब को बसाया गया, जो रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में है, शिवालिक हिल्स में, सतलुज नदी के किनारे पंजाब में। यहाँ पर जो 2 सिख गुरु रहे हैं, लास्ट 2, यानी कि गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने यहीं पर खालसा पंथ 1699 में इस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया था। गुरु तेग बहादुर जी ने 100 पोएटिक हाइम्स से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है गुरु ग्रंथ साहिब में, जो कि गॉड के नेचर, ह्यूमन अटैचमेंट, बॉडी माइंड डिग्निटी, इन सभी के ऊपर बेस्ड हैं। इन्होंने कश्मीरी पंडितों का जो कन्वर्जन करवाया जा रहा था इस्लाम में, उसका विरोध किया था, और नॉन मुस्लिम्स को जो इस्लाम में कन्वर्ट करवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था उसका भी इन्होंने खुलकर विरोध किया था। इनकी शहीदी के बारे में बात करते हैं। इन्हें पब्लिकली बेहेड किया गया था 1675 में। मुगल बादशाह जो उस समय था औरंगजेब, उसने इनकी हत्या करवाई थी, क्योंकि इन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। इसलिए इन्हें याद किया जाता है कि इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दी और शहीद हुए। इनका जो मार्टायरडम है, इसे शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 24 नवंबर को। ये जो नानक शाही कैलेंडर है उसके बेसिस पे सेलिब्रेट किया जाता है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 2003 में इस कैलेंडर को लॉन्च किया था। इनकी कुछ स्मृतियां हैं। गुरुद्वारा सिसगंज साहिब, ये वो जगह हैं जहां पर इन्हें एग्जीक्यूट किया गया था, और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, जहां पर इनके जो संस्कार है वो किया गया था। इन्हें हिंद दी चादर के रूप में भी याद किया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल होयसल के लक्ष्मी देवी टेम्पल के बारे में है। हाल ही में होयसल एरा की एक गॉडेस काली की जो मूर्ति है उसे खंडित पाया गया है। ये जो मूर्ति है वो लक्ष्मी देवी टेम्पल जो डोडागड्डे वैली में है वहाँ से बिलोंग करता है। कर्नाटका में ये मंदिर सिचुएटेड है। इसे होयसल रूलर के द्वारा बिल्ड किया गया था 1114 सेंचुरी एडी में, जो उस समय वहाँ के राजा हुआ करते थे विष्णुवर्धन, उनके द्वारा। ये क्लोराइट शिस्ट से बना है पूरा मंदिर, जिसे आप पॉपुलरली सोपस्टोन भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए जो फीचर्स हैं उसमें ये मंदिर
किसी प्लेटफॉर्म पे यानी कि जगाती पे नहीं बना हुआ है, बल्कि बिल्कुल प्लेन ज़मीन पे बना हुआ है। जबकि आने वाले समय में उसके बाद जो होयसल टेम्पल्स बने हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते थे। जो टेम्पल है, वो चतुष्कुट कंस्ट्रक्शन में है, मतलब 4 श्राइन मिलेगी आपको 4 कोने में और 1 टावर मिलेगा। और ये कादम्बा नागर स्टाइल में बने हैं, मतलब नागर स्टाइल और बेसर का एक मिक्सचर मिलता है। वो उस समय जो स्टाइल डेवलप हुई थी उसे कादम्बा नागर स्टाइल कहते हैं, उस पार्टिकुलर पीरियड में। इस टेम्पल स्टाइल में जो मंतप होता है यानी कि जो मंडप होता है, वो खुला हुआ होता है और स्क्वायर होता है। स्क्वायर इस वजह से बन जाता है क्योंकि जो मंडप होता है उसके 4 ओर जो हैं वो आपको श्राइन्स मिलती हैं। जो मेन डेटी होती हैं, देवी लक्ष्मी हैं, वो इस होयसल टेम्पल में मिलती हैं। जबकि ज़्यादातर होयसल टेम्पल्स में आपको लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा और कुछ केसेस में जैन टेम्पल्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मेन डेटी गॉडेस लक्ष्मी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसमें इसे एक मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया गया है, एएसआई मॉन्यूमेंट के तौर पे। प्रपोज्ड है कि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया जाएगा। होयसल टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो जो होयसल रूलर्स थे उस समय सदर्न कर्नाटका के, उन्होंने इन टेम्पल्स को बनाया है। जो होयसल टेम्पल्स हैं उन्हें कई बार हाइब्रिड स्टाइल या वेसर स्टाइल भी बोलते हैं। हाइब्रिड इसलिए क्योंकि ये नागर और द्रविड़ का मिक्सचर है, इसीलिए इसे वेसर भी बोलते हैं। इसे आप आसानी से अलग कर सकते हैं बाकी मेडिवल टेम्पल से, क्योंकि इनका ओरिजिनल स्ट्रक्चर आपको स्टार लाइक मिलेगा, मतलब बीच में एक मंडप मिलेगा और 4 ओर आपको श्राइन्स मिलेंगी, जो एक स्टार का आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि ये टेम्पल स्टार की तरह दिखते हैं, इसीलिए इनके टेम्पल प्लान को सैटेलाइट प्लान भी कहा जाता है। हमारा अगला आर्टिकल करतारपुर साहिब के बारे में है। इंडिया ने अभी पाकिस्तान के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया है कि उन्होंने करतार साहिब गुरुद्वारा जो है उसका मैनेजमेंट सिख बॉडी से लेकर एक सेपरेट ट्रस्ट को दे दिया है। इससे इंडिया ने अपनी आपत्ति जताई है। करतारपुर साहिब के बारे में बात करें तो गुरुद्वारा करतार साहिब, इसे गुरुद्वारा दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तान के नरोल डिस्ट्रिक्ट में ये मिलेगा, एकदम रावी नदी के किनारे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिख कम्युनिटीज़ के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव जी, उन्होंने अपने जीवन के लगभग आखिरी के 20 साल यहीं पर गुजारे थे। 1520 से 1522 के आसपास वो वहाँ पर गए थे। 18 से 20 साल अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने वहीं पर गुजारा। वहीं पर उन्होंने सिख धर्म की स्थापना भी की। करतारपुर कॉरिडोर को इंडियंस के लिए अभी 2019 में ओपन किया गया है। करतारपुर कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान का जो करतारपुर साहिब है उसको इंडिया के डेरा बाबा नानक श्राइन से जोड़ता है। देखिए इस मैप में दिखाया गया है, यहाँ से यहाँ। अब इसमें बिना वीज़ा के जाया जा सकता है, एक परमिट चाहिए होगा। उस परमिट की मदद से एक इंडियन ट्रेवल करके करतारपुर साहिब जा सकता है, जो कि बहुत होली प्लेस है, सभी लोग वहाँ जाना चाहते हैं जो भी सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये कॉरिडोर 2019 में ओपन किया गया जब हमने गुरु नानक देव जी की 550th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, जो कि सिखिज्म के फाउंडर भी हैं। अगला आर्टिकल है वो लेडी ऑफ बिटकोव के बारे में है। देखिए हाल ही में जो जर्मनी के रिसर्चर्स हैं उन्हें एक प्री हिस्टोरिक वुमेन का स्केलेटन मिला, अस्थि पंजर मिले हैं खुदाई के दौरान। वो उसे सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसे जो ये अस्थि पंजर मिला है, स्केलेटन मिला है, इसे नाम दिया गया है लेडी ऑफ बिटकोव, बिटिकोव आप कह सकते हैं। लेडी ऑफ बिटिकोव इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज ये जो अस्थि पंजर हमें मिला है, स्केलेटन मिला है, ये जर्मनी के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक गांव है बिटिकोव, वहीं से इस स्केलेटन को एक्सकेवेट किया गया है। तो उसी गांव की लेडी है ये, ऐसा मानकर लेडी ऑफ बिटिकोव इसको नाम दे दिया गया। जर्मनी का उकेरमार्क रीजन है जहां पर ये गांव पड़ता है। स्केलेटन की खास बात यह है, देखिए ये संभावना जताई जा रही है कि ये महिला लगभग 5000 साल पहले मरी होगी और वो जो पीरियड है वो न्यूलिथिक पीरियड था। एक बहुत ही अजीब सी बात या खास बात देखी गई है कि महिला का जो स्केलेटन है वो स्क्वेटिंग पोजीशन में मिला है, मतलब पालथी मारकर जैसे आप बैठते हैं या लेट जाते हैं, तो उस पोजीशन में उसे दफनाया गया था, बरी किया गया था। ये बहुत ही पुराना फॉर्म है बरियल का, जिसे उस समय यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इन्वेस्टिगेशन में यही बताया जा रहा है कि इस महिला की उम्र 30 से 45 साल के बीच रही होगी। उसके दांत इरोड हो चुके हैं, कई सारी जगहों पे तो है भी नहीं। इससे अंदाज़ा ये लगता है कि उस समय के लोग इस तरीके का खाना या ग्रेन्स खाने लगे थे जो फाइबर में रिच रहा होगा, हार्ड रहा होगा। इसी वजह से इनके दांत जल्दी से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वोर आउट हो गए या फिर घिस गए। देखिए न्यूलिथिक पीरियड वो समय था जब इंसान ने पहली बार ग्रेन्स को इस्तेमाल करना शुरू किया था अपनी डाइट में। पहले वो मांस खाया करते थे, मीट, लेकिन बाद में मीट को चूंकि लंबे समय तक रख नहीं सकते ना, तो फिर उन्होंने ग्रेन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसका इस्तेमाल वो बार्टर सिस्टम में भी करने लगे थे, लेकिन ग्रेन्स के इस्तेमाल के बाद लोगों की हेल्थ धीमे धीमे इरोड होने लगी, बिकॉज डिग्रेड होने लगी वी विल से, बिकॉज तब तक वो उसके हैबिचुअल नहीं थे।
न्यूलिथिक एरा की बात करें, इंडिया की बात करते हैं क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही ये इंपॉर्टेंट है। तो 7000 से 1000 बीसी के बीच का समय न्यूलिथिक माना जाता है। इस टाइम ड्यूरेशन में काफी ज्यादा विवाद रहता है और लोकेशन वाइज भी रहता है। किसी जगह पे न्यूलिथिक एज 10,000 साल से स्टार्ट हो जाएगा, किसी जगह पे 7,000 साल से स्टार्ट होगा। अलग अलग स्कॉलर्स भी अलग अलग बात कह देते हैं। न्यूलिथिक पीरियड के पहले जो था वो था मेसोलिथिक पीरियड या मेसोलिथिक एज, और न्यूलिथिक के बाद या अर्लियर टाइम में हम आए अपनी तरफ यानी कि 100 एडी या 1 एडी की तरफ, तो हमें मिलेगा चालकोलिथिक एज। जो मेसोलिथिक एज है वो 9000 से 4000 बीसी और चालकोलिथिक एज 2100 से 700 बीसी ओवरलैपिंग टाइम पीरियड मिलेगा, क्योंकि क्लैरिफिकेशन नहीं है ना टाइम कब से कब तक का है। क्रॉप जो उस समय इस्तेमाल किए जाते थे न्यूलिथिक पीरियड में, दोज वर रागी, ग्राम मतलब चना, कॉटन, राइस, व्हीट और बार्ले। यहाँ पर उन लोगों ने कैटल, शीप, गोट्स वगैरह को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था। वो पत्थर के ब्लेड्स इस्तेमाल किए जाते थे, बहुत तीखे तीखे ब्लेड्स वो पत्थरों के बनाते थे। पॉलिश स्टोन्स और बोन्स का इस्तेमाल भी वो टूल के तौर पे करते थे। पॉटरी फॉर द फर्स्ट टाइम यहीं पर हमें देखने को मिलती है। ग्रे वेयर, इस तरीके की पॉटरी वो इस्तेमाल करते थे। और ब्लैक बर्निश्ड वेयर, जला के किसी भी पॉटरी को पूरी तरीके से वो ब्लैक कर देते थे, काला कर देते थे, और इस तरीके की पॉटरी का भी इस्तेमाल करते थे। ये तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है, बट इसी तरीके का कुछ पॉटरी का जो मैकेनिज्म है वो ऑप्ट करते थे। कुछ न्यूलिथिक सेटलमेंट जो इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़ जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, बुरजहोम कश्मीर, गुफकराल कश्मीर, चिरंड बिहार में और उतनूर आंध्र प्रदेश में, ये कुछ लोकेशंस हैं। अगला आर्टिकल लचित बोरफुकन के बारे में है। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं इनका जो टाइटल है वो गलत प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में लचित बोरफुकन जी को ट्रिब्यूट पे किया उनके दिवस के ऊपर, लचित दिवस के ऊपर। देखिए, ये अहोम किंगडम के कमांडर थे जो वर्तमान में आसाम के एरिया में पड़ेगा। 1761 में इन्होंने बैटल ऑफ सराई घाट में औरंगजेब की सेना को धूल चटा दी थी। मुगल एम्परर औरंगजेब जो हुआ करता था, उनकी ओर से राम सिंह जो आमेर के राजा थे जयपुर के, वो उसकी आर्मी को लीड कर रहे थे, जहां पर उन्हें लचित बोरफुकन से हार का सामना करना पड़ा था और वो इस वॉर में विक्टोरियस रहे थे, विजेता रहे थे। 24 नवंबर को हर साल लचित दिवस मनाया जाता है पूरे आसाम में। इनफैक्ट जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है वो 1999 से ही इनके नाम से एक मेडल भी देती है उन कैडेट्स को जो सबसे बढ़िया परफॉर्म करते हैं। अगला आर्टिकल महारानी जिंदन कौर के बारे में है। हाल ही में उनकी कुछ ज्वेलरीज को ऑक्शन के लिए लंदन में रखा गया। तो खैर मुद्दा वो नहीं है, यूपीएससी वहां से प्रश्न नहीं पूछेगी। प्रश्न वो इनके बारे में पूछ सकते हैं बिकॉज सी इज अ हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी। महारानी रानी जिंदन कौर या इन्हें जिंद कौर भी कहा जाता है। ये महाराजा रंजीत सिंह की यंगेस्ट वाइफ थी, सबसे छोटी रानी थी। और सिख एम्पायर के जो फाउंडर थे महाराजा रंजीत सिंह, उनकी बात कर रहे हैं, जिनसे अंग्रेज भी खौफ खाते थे। और जब तक महाराजा रंजीत सिंह पंजाब में थे तब तक अंग्रेजों ने कभी भी हिम्मत नहीं की कि वो पंजाब के ऊपर हमला करें। इनफैक्ट उन्होंने एक ट्रीटी करके सतलज को बाउंड्री भी बना ली थी ताकि महाराजा रंजीत सिंह से उनको खतरा ना हो। वो महाराजा दिलीप सिंह की माँ थी जो कि लास्ट रूलर भी बने सिख एम्पायर के, जिसके पहले मतलब जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया उसके पहले तक। एक्चुअली में जब महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई तो उसके बाद उनके 2 सक्सेसर आए, लेकिन वो चल नहीं पाए। उनकी मौत के बाद दिलीप सिंह को गद्दी पर बिठा दिया गया। जब वो गद्दी पर बैठे तो उनकी उम्र महज 5 साल थी। 1843 में उन्हें थ्रोन मिला। चूंकि उनकी उम्र बहुत कम थी तो महारानी जिंदन को उनका रीजेंट यानी कि संरक्षक डिक्लेयर कर दिया गया। वो काफ़ी एक्टिव थी राजकाज में। उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज भी किया। अंग्रेज आंख गड़ाए बैठे थे कि रंजीत सिंह जी के जाने के बाद वो पंजाब पे कब्जा करेंगे, लेकिन जिंदन कौर जी जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही थी अंग्रेजों को लगा मुश्किल होगी। फिर बाद में उन्होंने हमला कर दिया और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है दिसंबर 1845 में, दिसंबर 1845 में। इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। हालांकि उसके बाद दिलीप सिंह जी को तो गद्दी पर रहने दिया जाता है बिकॉज ही वॉज जस्ट अ किड, वो तो एक बच्चे ही थे। लेकिन महारानी जिंद कौर जी को उन्होंने जेल में डाल दिया। वो जेल से जैसे तैसे निकलकर काठमांडू चली जाती हैं एक भेस बदलकर 29 अप्रैल 1849 को, 1849 दिमाग में रख सकते हैं, जहाँ पर उन्हें वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जंग बहादुर ने असाइलम दिया और वहाँ पर उन्हें बागमती नदी के किनारे एक घर दे दिया गया। वो 1860 तक वहाँ पर रही। बाद में उन्हें अंतिम समय में मतलब बीमार पड़ गई तो बच्चों से मिलने की इच्छा हुई तो वहाँ पर वो लंदन में जाती हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अगला आर्टिकल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में है। 2008 से ही हम नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाते रहे हैं, जो कि बर्थ एनिवर्सरी रहती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की। उन्होंने जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कंट्रीब्यूट किया उसके लिए। इनका जो ओरिजिनल नेम था दैट वाज
मुहियुद्दीन अहमद। 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म सऊदी अरेबिया के मक्का में हुआ था। बहुत ही ब्रिलियंट डिबेटर थे। अबुल कलाम का मतलब भी यही होता है, लॉर्ड ऑफ डायलॉग्स, जो बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी करता हो। ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हमेशा से प्रोपोनेंट रहे। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उसका उन्होंने सख्त विरोध किया था। जो भी कांग्रेस मूवमेंट वगैरह चलाती थी उस समय, नेशनल मूवमेंट में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या फिर जो सीडीएम हुआ था, बाकी के मूवमेंट में भी इन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। देखिए, जब मॉडल मिंटो रिफॉर्म आया तो उसके बाद मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, मतलब केवल मुस्लिम्स इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, केवल मुस्लिम्स वोट देंगे। इसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में तलखी काफी बढ़ गई। उस चीज को, उस गैप को ब्रिज करने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने काफी काम किया। उर्दू में एक जर्नल स्टार्ट किया अल हिलाल के नाम से, जिसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काफी काम किया। एजुकेशन के फील्ड में इन्होंने काफी ज्यादा काम किया था। ये यूनिवर्सलिज्म, ये मानते थे कि सभी को एजुकेशन की एक्सेस मिलनी चाहिए। एक यूनिवर्सल या ह्यूमैनिटेरियन एजुकेशन सिस्टम की ये बात करते थे। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है एक मैन का, उसे एडवोकेट करते थे ताकि एक इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी को हम बना सकें, तैयार कर सकें। इनके कई सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान, गुबरे खातिर, दरसे वफा और इंडिया विंस फ्रीडम। 1947 में इन्हें फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया आज़ाद भारत का, और तब से लेकर 1958 में जब ये अपनी अंतिम सांस लेते हैं तब तक ये इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर रहते हैं। और अपनी टेन्योर के दौरान उन्होंने इंडिया के एजुकेशन के लिए काफ़ी कुछ बढ़िया काम किया। इनकी मृत्यु के उपरांत इन्हें 1992 में भारत रत्न से नवाजा गया। हमारा अगला आर्टिकल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में है। हर साल नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 31 अक्टूबर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। ये हमारे पहले होम मिनिस्टर थे और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। इन्होंने उस समय जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुआ करती थी उसके कई सारी कमेटीज को हेड भी किया था, जैसे कि एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स की ये हेड थे, कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, और जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके भी हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही थे। इन्होंने फार्मर्स के कॉज के लिए भी संघर्ष किया था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, जिसे लीड किया गया था गांधी जी के द्वारा, वहां पर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना की कंट्रीब्यूशन प्ले किया था। 1928 में जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था वहां पर भी पटेल जी ने किसानों के कॉज को उठाया था, और उनकी लीडरशिप को देखकर ही वहां की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी, जिसका मतलब एक चीफ या लीडर होता है। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा भी दी गई है, बिकॉज उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए एक और प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस किया कि वो इंडिया को ज्वाइन कर लें, और जहां कुछ प्रिंसली स्टेट्स एग्री नहीं किए उनके खिलाफ ये सख्ती से कार्रवाई भी कर पाए थे। इनका एक मोटो था कि हम सभी लोगों को एक हो जाना चाहिए ताकि हम इंडिया को ग्रेटर बना सकें। एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो इसके लिए कार्य करना चाहते थे। वर्तमान में जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है उसमें भी उनके इस विचार की झलक देखने को मिल जाती है। इंडियन सिविल सर्विसेज के पैटर्न के रूप में भी इनको जाना जाता है, बिकॉज जो मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विसेज सिस्टम है उसे डेवलप करने में इन्होंने मदद की थी। जो अगला आर्टिकल है वो सर छोटू राम के बारे में है। जो सर छोटू राम जी हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको ट्रिब्यूट पे किया, श्रद्धांजलि दी। ये बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन रहे हैं ब्रिटिश इंडिया में, पंजाब प्रोविंस में। ये जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया था उस समय जब इंडिया अंग्रेजों के सिकंजे में था। पॉलिटिकल फ्रंट पे ये को फाउंडर रहे नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के, जो पंजाब प्रोविंस में उस समय जब इलेक्शंस हुए थे 1937 में, 1935 के एक्ट के तहत, इनफैक्ट उसके पहले जो 1934 में इलेक्शंस हुए थे उसमें भी इस पार्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। और उस समय जो सबसे प्रोमिनेंट पार्टीज हुआ करती थी, दोज वर INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और मुस्लिम लीग, दोनों को किनारे कर दिया था इन्होंने। इन्हें पॉपुलरली दीन बंधु के नाम से भी पुकारते हैं। उर्दू में इन्हें रहबर आजम कहते थे, जिसका मतलब होता है गरीबों का मसीहा। इनके प्रयासों से 2 एग्रेरियन लॉ उस समय पास किए गए जिनसे किसानों को काफ़ी फायदा हुआ, पंजाब रिलीफ इंडेटनेस एक्ट ऑफ 1934 और पंजाब डेटर्स प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1936। तो ये पूरा आर्टिकल सर छोटू राम जी के बारे में। अगला आर्टिकल है वो एक विष्णु टेम्पल के बारे में है, जो अभी हाल ही में पाकिस्तान में खोजा गया है। ये एक हिंदू टेम्पल है। माना यह जा रहा है कि आज से 1300 साल पहले बनाया गया था। पाकिस्तान और जो इटालियन आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो स्वाट डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इस मंदिर को खोजा है। अब इससे आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये मिल जाती है कि पाकिस्तान में आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। खैर, ये तो एक मजाक की बात है, आर्कियोलॉजिस्ट पाकिस्तान में क्यों नहीं होंगे, हर देश में आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। बट स्वाट डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, ये स्वाट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हाईलाइट किया गया है रेड कलर में, जो पाकिस्तान में है। यहाँ का एक टाउन है जिसका नाम बरीकोट
घुंडई है, वहां पर एक्सकेवेशंस चल रहे थे। इन बिटवीन ये टेम्पल इन आर्कियोलॉजिस्ट को मिल गया। ये टेम्पल जो डिस्कवर किया गया है ये लॉर्ड विष्णु से बिलोंग करता है और 1300 साल पहले इसे हिंदू शाही पीरियड में हिंदू शाही डायनेस्टी की तरह बनाया गया था। अब बात करते हैं जो हिंदू शाहीज थे, इन्हें काबुल शाही भी कहा जाता है। देखिए, काबुल शाही से इसलिए कहा जाता है क्योंकि अफगानिस्तान में काबुल से लेकर पाकिस्तान में जो गंधार का इलाका है वहां तक ये पूरी डायनेस्टी फैली रहती थी। शुरू में यहाँ पे टर्क रूलर रूल किया करते थे, लेकिन 800 एडी के आसपास जो कैलिफेट रूलर्स थे मिडिल ईस्ट के, वो हमला करने लगे थे, तो उन्होंने हमला करके इस टर्क राजा को हरा दिया। अब इनके हार जाने के बाद इनको बहुत सारा पैसा पर एनम के बेसिस पे कैलिफेट को देना पड़ता था, जिससे वहां पर लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो वहां के जो एक हिंदू मिनिस्टर थे उन्होंने राजा को गद्दी से ओवरथ्रो कर दिया और वहां पर हिंदू शाही डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। ये डायनेस्टी 850 एडी से लेकर 1026 सी तक या फिर एडी तक चलती है। ये जो काबुल वैली है, ईस्टर्न अफगानिस्तान, गंधार का इलाका, मॉडर्न डे ये पाकिस्तान में आता है और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया यहां तक फैला हुआ था। एक्सकेवेशन के दौरान वहां पर एक कैंटोनमेंट मतलब ऐसा लगता है वहां पर आर्मी रहा करती थी और एक वॉच टावर भी मिला है, एक वाटर टैंक भी मिला है जो कि अक्सर मंदिरों के आसपास मिलता है, जहां पर लोग पूजा करने से पहले बात करते हैं, नहाते हैं। यहाँ पर गांधारा सिविलाइजेशन के ट्रेस के साथ पहला कोई टेम्पल मिला है। जो गांधार सिविलाइजेशन है वो फर्स्ट BCE यानी बिफोर सेंचुरी से लेकर सेकेंड सेंचुरी यानी कि लगभग 300 साल के टाइम स्पैन में पाकिस्तान के और जो नदर्न इंडिया है उसके इलाके में कवर करते हुए ये लोकेशन हमें मिलती है। गंधार की अगर आप लोकेशन देखना चाहें तो देखिए यहाँ पर ये एरिया गंधार के रूप में आपको दिखाया गया है जो पाकिस्तान और वर्तमान में भारत के कश्मीर का हिस्सा कवर करता है। ठीक है, अब ये जो एरिया है यहाँ पर इसके बारे में बहुत डिटेल जानकारी हमारे पास तब तक नहीं थी जब तक कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क जुआनजांग, जिन्हें आप वेनसांग के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इसका रिकॉर्ड प्रॉपर तैयार नहीं किया। गंधार सिविलाइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, 2000 तक्षशिला, पुरुषपुरा जिसे आज आप पेशावर के नाम से जानते हैं, और पुष्कलावती जो कि आज मर्दान के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और डिटेल्स हैं गंधार के बारे में। दैट इज गंधार के बारे में मान्यता ये है कि ये एक ट्रायंगुलर शेप का एरिया रहा करता होगा, कुछ इस शेप में, जिसकी जो ईस्ट टू वेस्ट चौड़ाई थी या लंबाई थी वो 100 किलोमीटर की थी और नॉर्थ टू साउथ जो एक्सटेंड था वो 70 किलोमीटर का था। इसका नाम कंधार इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो कंध है या फिर गंध है वो फ्रेग्रेंस इंडिकेट करता है और हार का मतलब होता है लैंड। तो गंधार का सिंपल मतलब होता है लैंड ऑफ फ्रेग्रेंस, मतलब ऐसी जगह जहां खुशबू होती हो। आर्टिकल वर्ली आर्ट के बारे में है। हैदराबाद के जो आर्टिस्ट हैं वो इस ट्रेडिशनल वर्ली आर्ट का इस्तेमाल ना केवल हैदराबाद सिटी को खूबसूरत बनाने के लिए कर रहे हैं, बल्कि वहां पर कई सारे सोशल इश्यूज को लेकर लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए भी इस वर्ली आर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्ट फॉर्म है ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल राइट नाउ हैदराबाद में किया जा रहा है। दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। वर्ली पेंटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये कुछ ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स में से माना जाता है। इंडियन फोक आर्ट का पार्ट है, काफी पुराना है। इसका ओरिजिन महाराष्ट्र के वर्ली रीजन से है और इसी रीजन के नाम पर इसका नाम भी वर्ली आर्ट पड़ गया है। कितना पुराना है देखिए, इसका जो ओरिजिन है वो 10th सेंचुरी एडी से ट्रेस किया जाता है, मतलब कि ये लगभग 1000 साल पुराना आर्ट फॉर्म है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कंट्रास्ट का काफी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। लाइक यहाँ पर देखिए रेड, डार्क रेड कलर के बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर से पेंटिंग को तैयार किया गया है, तो कंट्रास्ट को सिग्निफिकेंट वे में मेंटेन किया जाता है। इस पेंटिंग में देखिए बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स का इस्तेमाल करते हैं, ज्यामितीय आकृतियों का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक सर्कल्स, ट्राइंगल्स या फिर स्क्वायर्स। अब यहां पर देखिए हर सिंबल का अपना एक मतलब होता है। जो सर्किल है वो सन और मून को पोर्ट्रे करता है, ये ट्राइंगल ये माउंटेन्स को बताता है, और जो स्क्वायर्स हैं इनका इस्तेमाल सेंट्रल थीम को पोर्ट्रे करने के लिए किया जाता है। इंसानों या फिर एनिमल्स को भी इन्वर्टेड ट्राइंगल्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। जो ऊपर का ट्राइंगल है वो शरीर के ऊपर के हिस्से को और नीचे का ट्राइंगल नीचे के हिस्से को दर्शाता है। इस इमेज में भी देख सकते हैं, छोटा है वैसे। यहाँ पर देखिए इस इंडिविजुअल को 2 ट्राइंगल्स का इस्तेमाल करके बना लिया गया है। यहाँ पर देखिए जो सेंट्रल थीम होती है वो हंटिंग, फिशिंग, फार्मिंग, फेस्टिवल, डांस, पेड़ और जानवर, इन सब का इस्तेमाल करते हैं थीम के तौर पे। डेली लाइफ और सोशल इवेंट्स जो वर्ली ट्राइब का है महाराष्ट्र के, उसको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। कई बार वो अपने घरों की दीवारों पर, वॉल्स पर इसे पेंट करते हैं। वर्ली ट्राइब के बारे में बात करें तो ये एक इंडिजीनियस ट्राइब है या फिर आप आदिवासी कह लीजिए, जो महाराष्ट्र के माउंटेन रीजन वाले इलाके में रहते हैं। महाराष्ट्र गुजरात का जो बॉर्डर है, आसपास का एरिया है, वहां पर भी आपको मिलेंगे। ये वर्ली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जिसे लिखा नहीं जाता, केवल बोला जाता है, जो कि इंडो आर्यन लैंग्वेजेस है उससे बिलोंग करता है।
ये सारी बातें हमने वर्ली आर्ट के बारे में की। नेक्स्ट आर्टिकल, 350th जयंती ऑफ बाबा बंदा सिंह बहादुर। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को ट्रिब्यूट पेश किया है ऑन हिज 350th जयंती। देखिए, आपको पता ही होगा सिख रिलीजन में 10 गुरुज गुजरे हैं, करेक्ट, जिनमें सब पहले नंबर पे गुरु नानक, फिर गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। हाँ, गुरु रामदास, यहाँ पे एक चीज जान लीजिए गुरु रामदास के बारे में, इनके समय में अकबर ने गोल्डन टेम्पल के लिए साइट गिफ्ट किया था, ठीक है। इसके बाद में आते हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिख रिलीजन का सीक्रेट टेक्स्ट कंपाइल करते हैं, जिसकी लैंग्वेज है पंजाबी और स्क्रिप्ट है गुरुमुखी। और बाद में जब जहांगीर का टाइम आता है, जहांगीर ने सिख रिलीजन के 5th गुरु का असैसिनेशन कर दिया था। ये सारे पॉलिटिकल बैटल से इसको कभी भी रिलीजन से कंपेयर नहीं करना। इनके बाद में हर गोविंद आते हैं, हर रॉय, हर किशन, देन फाइनली तेज बहादुर। तेज बहादुर को भी एग्जीक्यूट किया गया था औरंगजेब के द्वारा, ऑलराइट। फिर बाद में गुरु गोविंद सिंह आते हैं। गुरु गोविंद सिंह के बाद में सिख धर्म के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो है वो है बाबा बंदा सिंह बहादुर। ही वॉज अ सिख वॉरियर। ये 17 से 18 सेंचुरी के बीच में थे। एग्जैक्टली कहूं मैं तो 1670 से लेकर 1716 तक इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसा कि लक्ष्मण दास, लक्ष्मण देव और मधुदास। देखिए, इनका जन्म हुआ है मिन्हास राजपूत फैमिली में और ये बहुत छोटी सी उम्र के थे, 15 साल की उम्र के थे और ये एसेटिक लाइफ अपना लिए थे, साधु बन गए थे और महाराष्ट्र जाके सेटल हो गए थे। महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह भी आते हैं किसी पर्पस के लिए और तब इनकी मुलाकात होती है बाबा बंदा सिंह बहादुर को, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे महाराष्ट्र में नांदेड़ जगह पर, नांदेड़ एक जगह का नाम है जो महाराष्ट्र में आती है, एग्जैक्टली ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी इन्होंने मोनास्ट्री बनाई थी। यहाँ पे इनकी मुलाकात होती है गुरु गोविंद सिंह से और इनकी मुलाकात होने के बाद में इनका नाम नया पड़ता है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर अभी तक जाने जाते थे महाराष्ट्र में संत मधुदास के नाम से। गुरु गोविंद सिंह के कहने पर ये पंजाब आते हैं वापस और पंजाब आके अपनी तलवार पकड़ते हैं मुगल्स के अगेंस्ट में। फाइनली इनको कैप्चर किया जाता है मुगल्स के द्वारा 1750 में, जब उस समय जो मुगल्स के रूलर थे इनका नाम है मोहम्मद फारूक सियार और वहां पे इनको डेथ सजा सुनाई जाती है। तो प्रिजन में ही ये अपनी आखिरी सांसें गिनते हैं। बंदा बहादुर के बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन है। पहली चीज तो ही वॉज नोन फॉर द अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। सेकेंड, इन्होंने कॉइन्स मिंट किए थे इन द नेम ऑफ गुरु नानक देव एंड गुरु गोविंद सिंह और इन्होंने मुखलिसगढ़ का जो हरियाणा में है इसका नाम चेंज किया था लोहगढ़, जो कि फर्स्ट सिख स्टेट का कैपिटल बनता है। अब देखिए कॉन्टेम्परेरीज कौन थे बाबा बंदा सिंह बहादुर के। एक तो गुरु गोविंद सिंह जो 1666 से 1708 तक पीरियड है, ये 10th गुरु माने जाते हैं और इन्होंने एस्टैब्लिश किया था खालसा प्योरपंथी। सेकेंड, शाह आलम 1643 से 1712 तक जिसका पीरियड था, ये 7th मुगल एम्पायर के बेटे थे जिनका नाम है औरंगजेब। ये कॉन्टेम्परेरीज थे बाबा बंदा सिंह बहादुर के। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।